हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम टू तगड़े क्लासेस कॉमर्स। आज हम अपना 11th क्लास का पहला न्यूमेरिकल टॉपिक स्टार्ट करेंगे बेटा। आज समझेंगे अकाउंटिंग इक्वेशंस के बारे में। तो शुरू करते हैं क्लास। बेटा अभी तक अकाउंटेंसी में जितने भी टॉपिक्स हम लोगों ने पढ़े थे वो सारे थ्योरेटिकल कंसेप्ट थे। अगर कुछ फीचर्स अगर आपको ध्यान हो बेटा, तो हमने बात की थी कि जो अकाउंटिंग सिस्टम होता है हमारा, इंडियन अकाउंटिंग सिस्टम है, वो डबल एंट्री सिस्टम है। ठीक है, मतलब जितनी भी आपकी ट्रांजैक्शंस होंगी, ट्रांजैक्शंस मतलब जो भी हमारे बिजनेस के लेन देन है, ठीक है, वो हमेशा दो अकाउंट को इफेक्ट करते हैं बेटा। और उन दोनों अकाउंट में से एक अकाउंट डेबिट होता है और दूसरा क्रेडिट होता है। तो उसी के बेसिस पे हमारा ये जो टॉपिक है बेटा अकाउंटिंग इक्वेशंस वाला, ये हमारा जो है वो फॉलो करता है सेम चीज को, क्योंकि अकाउंटिंग इक्वेशन में भी हमारी कुछ ट्रांजैक्शंस होंगी बेटा, जिन ट्रांजैक्शंस के इफेक्ट हम देखेंगे। और ये जो इक्वेशन वर्ड है बेटा, ये आपने पहले भी पढ़ा होगा, 10th में भी पढ़ा होगा, है ना। मैथ्स में इक्वेशंस पढ़ते थे जहां पे हम देखते थे कि दो साइड्स दी हुई होती थी, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, और हम उनको इक्वल प्रूफ करते थे, या अगर वो दोनों इक्वल हैं और उसमें कोई मिसिंग चीज है तो हम उसको कैलकुलेट करते थे। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन को। ठीक है, अब थोड़ा सा रिकॉल करते हैं बेटा चीजों को। अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग है जो भी ट्रांजैक्शंस होती हैं उन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना और फिर उनसे फर्दर जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उनको बनाना बेटा। ठीक है बेटा, ये जो अकाउंटिंग इक्वेशन वाला चैप्टर आएगा ना, इसमें जो इक्वेशन है उसे पढ़ने से पहले हम अकाउंटिंग के दो मेजर कंसेप्ट्स के बारे में समझते हैं। देखिए, जब भी हमारी अकाउंटिंग बनेगी तो हम ये बार बार बोल रहे हैं बेटा कि ये जो अकाउंटिंग है ये रिप्रेजेंट करती है प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ बिजनेस को। ठीक है, कि हमारा जो बिजनेस है वो कितना प्रॉफिटेबल है, क्या वो जो भी अकाउंटिंग ईयर है उसमें प्रॉफिट अर्न कर रहा है या उसे लॉसेस बियर करने पड़ रहे हैं। ठीक है, तो बेटा जो प्रॉफिटेबिलिटी के लिए हम स्टेटमेंट बनाते हैं वो हम बनाते हैं P&L अकाउंट। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। दूसरा जो अकाउंटिंग का मेन कंसर्न होता है बेटा, टू नो अबाउट द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ बिजनेस। ठीक है, हम अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी या फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में समझते हैं। ठीक है, तो जो फाइनेंशियल पोजीशन है बेटा वो हमारी बैलेंस शीट रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, मैं आपको ये चीजें यहाँ पे क्यों बता रही हूं, क्योंकि चाहे आपका डबल एंट्री सिस्टम है वो हमारा इस अकाउंटिंग इक्वेशन का बेस बनाएगा बेटा, और दूसरी चीज जो हमारी बैलेंस शीट है बेटा, वो बैलेंस शीट आपको हेल्प करेगी इस अकाउंटिंग इक्वेशन को समझने में। ठीक है, तो सबसे पहले हम बैलेंस शीट के बारे में समझते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम देखते हैं कि हमारी कौन सी बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन है जिसको हम यहाँ पे जस्टिफाई करते हैं, जिसके बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। ठीक है, तो बेटा बैलेंस शीट जो है हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में भी पढ़ेंगे, लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है वो बैलेंस शीट से रिलेटेड है बेटा, तो बैलेंस शीट को हम ध्यान से समझते हैं। ठीक है, बैलेंस शीट क्या है? ये कोई अकाउंट नहीं है बेटा, इट इज अ स्टेटमेंट। ठीक है, अगर मैं इसको डिफाइन करूं बेटा, तो स्टेटमेंट
है बेटा, एक स्टेटमेंट जो हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को शो करती है और सारी की सारी एक अकाउंटिंग ईयर में जो असेट्स और लाइबिलिटीज हैं उनको रिप्रेजेंट करती है। ठीक है बेटा, बैलेंस शीट एट द एंड ऑफ एवरी अकाउंटिंग ईयर प्रिपेयर करते हैं हम, और हम उसमें अपनी जो भी असेट्स हैं, जो भी लाइबिलिटीज हैं, उनको शो करते हैं। ठीक है, अब एक चीज हमारी समझने वाली है कि बेटा जो हम बिजनेस में असेट्स खरीदेंगे या जो हमारी बिजनेस में असेट्स लगेंगी बेटा, ठीक है, वो असेट्स आप कहां से परचेज कर सकते हैं या उन असेट्स को आप किस पैसे से परचेज कर सकते हैं। ठीक है बेटा, असेट्स अगर परचेज होंगी तो या तो वो ऑनर के पैसे से जो है वो खरीदी जाएंगी बेटा, मतलब जो पैसा प्रोप्राइटर ने बिजनेस में लगाया है, जो पैसा मालिक ने बिजनेस में लगाया है, तो उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, कैपिटल, है ना। पहले जो चैप्टर थे जहां पे हमने अकाउंटिंग टर्म्स के बारे में पढ़ा था, तो वहां मैंने आपको बताया था कि द अमाउंट विच इज इन्वेस्टेड बाय द ऑनर इन द बिजनेस। ठीक है, अगर आपका मालिक बिजनेस में पैसा लगा रहा है तो हम उसे बोलते हैं कैपिटल, और बेटा इसी कैपिटल को यूटिलाइज किया जाता है असेट्स खरीदने के लिए या जो भी बिजनेस की एक्टिविटीज हैं उन एक्टिविटीज को रन करने के लिए। ठीक है, अब बिजनेस में ना जितनी इंपॉर्टेंट अपने पैसे की होती है बेटा, या हम ये कहें कि जितना इंपॉर्टेंट कैपिटल इन्वेस्ट करना है उतना ही ये जो असेट्स हैं ये हम किससे खरीद सकते हैं बेटा, ये हम बोरोड मनी से खरीद सकते हैं, या मैं ये कहूं कि इन असेट्स को हम लोन लेके खरीद सकते हैं बेटा। और ये जो बोरोड मनी है या लोन है या डायरेक्टली ही असेट को अगर हमने क्रेडिट पे खरीद लिया, तो बेटा ये जो सब चीजें होती हैं ये बनाती हैं आपकी लाइबिलिटीज को। ठीक है, तो जो अकाउंटिंग इक्वेशन है ना बेटा, वो भी क्या कहती है कि आपकी जो असेट्स हैं दैट इज ऑलवेज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। ठीक है, मतलब अगर आपकी जितनी मर्जी ट्रांजैक्शन हो, आपकी ये जो इक्वेशन है बेटा ये हमेशा सेटिस्फाई रहेगी, और इसके पीछे रीजन भी यही है बेटा कि असेट्स को या तो हम ऑनर के पैसे से या तो हम कैपिटल मनी से जो है वो परचेज करेंगे, या फिर हम कोई पैसा उधार में लेके फिर परचेज करेंगे। तो डेफिनेटली बेटा आपकी असेट्स के साथ साथ ही आपकी कैपिटल और लाइबिलिटीज भी जो है वो अराइज होती हैं, और ये हमेशा इसी पैरेलल फंक्शन में चलती हैं। ठीक है, जब आपकी ट्रांजैक्शंस होंगी तो वो ट्रांजैक्शंस आपके अलग अलग एस्पेक्ट को जो है वो अफेक्ट करेंगी। बेटा किसी ट्रांजैक्शन से एक असेट अगर बढ़ेगी तो लाइबिलिटी बढ़ जाएगी, या हो सकता है कैपिटल बढ़ जाए साथ में असेट बढ़ जाए। ठीक है, आगे जब मैं ट्रांजैक्शंस बताऊंगी अलग अलग तो वहां पे आपको एग्जैक्टली समझाऊंगी बेटा कि ये जो असेट्स हैं ये किस तरह से उस ट्रांजैक्शन से कम होंगी या ज्यादा होंगी, और दूसरा जो इफेक्ट आएगा वो असेट पे ही पड़ेगा, कैपिटल इफेक्ट होगी या लाइबिलिटी। ठीक है बेटा, एक बार जो हमारी बैलेंस शीट है उसका फॉर्मेट भी देख लेते हैं। ठीक है, देखिए जो बैलेंस शीट बनेगी बेटा, मैंने आपको बताया कि ये बैलेंस शीट जो होती है ये आपका कोई अकाउंट नहीं है बेटा, ये क्या है, एक स्टेटमेंट है, एक टेबल है जहां पे हमने अपने बिजनेस की असेट्स और लाइबिलिटीज को लिखा होता है। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे जैसे जो भी हमारी लेफ्ट हैंड साइड होती है बेटा, ठीक है, हमेशा ध्यान रखिएगा जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड है, अगर हम इस फॉर्मेट में बैलेंस शीट बना रहे हैं तो दैट इज फॉर लाइबिलिटी, और जो हमारी राइट हैंड साइड होती है बेटा
वो होती है हमारी असेट्स के लिए। ठीक है, असेट्स हो गई यहाँ पे, यहाँ आ गई बेटा लाइबिलिटीज, और यहाँ आ जाएगा अमाउंट। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि भाई हमारे बिजनेस में क्या क्या असेट्स हो सकती हैं। हमारे पास कैश हो सकता है बेटा, हमारे पास कोई बैंक में अमाउंट हो सकता है, हमारे पास इन्वेंट्री या स्टॉक हो सकता है बेटा, उसके बाद आपके डेटर्स हो सकते हैं, या मैं ये कहूं कि जो रिसीवेबल्स होते हैं वो हो सकते हैं। ये सब क्या हो गई बेटा, हमारी करंट एसेट्स हो गई। ठीक है, इसके साथ साथ हमारे पास फर्नीचर हो सकता है बेटा, आपके पास लैंड एंड बिल्डिंग हो सकती है, आपके पास प्लांट एंड मशीनरी हो सकती है, या इसी तरह की बहुत सारी असेट्स जो बिजनेस में रहेंगी, बिजनेस को बेनिफिट प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है बेटा, अब इन असेट को हमने कुछ ना कुछ अमाउंट में या तो खरीदा होगा, या हमारे पास जैसे कैश या बैंक में कुछ अमाउंट जो है वो डिपॉजिटेड होगा। ठीक है, तो बेटा अगर मैं यहाँ पे मान के चलती हूँ कि हमारे पास ये जो टोटल जितनी भी असेट्स लाइबिलिटीज है, सॉरी असेट्स हैं, ये हमारी है 12 लाख रुपए की। ठीक है, तो बेटा अगर मैं लाइबिलिटीज वाली साइड की बात करूं तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं कैपिटल। ठीक है, कि भाई अगर हमारा बिजनेस सोल प्रोप्राइटर ने बनाया है, मतलब सोल प्रोप्राइटर ने ही बिजनेस को सेटअप किया है, तो उस सिंगल ऑनर ने या उस बिजनेस के ऑनर ने कितना पैसा लगाया है। ठीक है, तो बेटा अगर हमने सपोज कीजिए 8 लाख रुपए हमारे कैपिटल के इन्वेस्ट हुए हैं, ठीक है, तो उसके बाद हो सकता है, क्योंकि हमने एसेट तो खरीदी है 12 लाख की, अगर हमारे पास कैपिटल अमाउंट सिर्फ 8 लाख का था बेटा, तो ऑब्वियस सी बात है कि 4 लाख रुपए की हमारी कोई ना कोई लाइबिलिटीज रही होंगी। ठीक है, जैसे लाइबिलिटीज में क्या हो सकता है बेटा, अगर हमने यहाँ पे बात की बेटा बैंक बैलेंस की, तो जो लाइबिलिटीज है हमारी, वहां पे हमारे पास बैंक ओवरड्राफ्ट हो सकता है। ठीक है, आपके कोई क्रेडिटर्स हो सकते हैं, बिल्स पेबल हो सकते हैं, आपके शॉर्ट टर्म लोन हो सकते हैं, या बेटा आपका लोन्स हो सकते हैं। ठीक है ना, आपने बैंक से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, कहीं से भी लोन लिया है। ठीक है, तो ये जो लाइबिलिटीज होंगी बेटा, ये हो गई सपोज कीजिए आपकी 4 लाख, तो ये जो टोटल अमाउंट है वो कितना आ गया बेटा 12 लाख। ठीक है, तो बेटा हमारी जो बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन है जो इस चैप्टर में हम बनाएंगे वो रहेगी हमारी assets are always equal to capital plus liability। ठीक है, और बेटा चाहे n नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स हो, डेली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे, ये जो अकाउंटिंग इक्वेशन है ये आपकी हमेशा सेम रहेगी और ये सेटिस्फाइड रहेगी। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपकी एसेट साइड ज्यादा हो गई आपकी कैपिटल या लाइबिलिटीज से, या फिर बेटा आपकी कैपिटल या लाइबिलिटीज ज्यादा हो गई एसेट साइड से। ठीक है, अब बेटा एक बार ये देखते हैं कि इस चैप्टर में हम क्वेश्चंस किस किस तरह के डिस्कस करेंगे। बेटा जो क्वेश्चंस आएंगे इस चैप्टर में वो क्वेश्चंस आपके 3-4 तरह के होंगे और उन्हीं 3-4 तरह के क्वेश्चंस को हम एक एक करके आगे डिस्कस करेंगे। देखिए जो सबसे पहली तरह के क्वेश्चंस होंगे बेटा वो होंगे हमारे बेसिक इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, तो बेटा एक चीज तो हमें समझ में आ गई कि हमारी एक बेसिक इक्वेशन है जो अकाउंट्स में वर्क करती है
और वो हमारी क्या है बेटा, असेट्स आर ऑलवेज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। ठीक है, और जितनी भी ट्रांजैक्शंस होंगी, हर एक ट्रांजैक्शन का जो इफेक्ट होगा बेटा वो कम से कम 2 अकाउंट पे आएगा, और वो 2 अकाउंट हमारे इन्हीं तीनों में से किसी 2 चीज को इफेक्ट करेंगे। बेटा ये जो इक्वेशन है ये आपकी हमेशा बैलेंस में रहेगी। ठीक है, अब इसी फॉर्मूला के बेस पे भी बेटा आपके क्वेश्चन होंगे। ठीक है, जैसे हमें अगर असेट्स, कैपिटल, लायबिलिटी, 3 चीजों में से अगर 2 का पता है बेटा तो हम इजीली इस इक्वेशन से जो थर्ड मिसिंग आइटम है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो बेटा हमारे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे जहां पे हम ये देखेंगे कि अगर हमारी एसेट्स इतनी है, लाइबिलिटीज इतनी है, तो कैपिटल कितनी होनी चाहिए, हमारी ओपनिंग कैपिटल के कंपैरिजन में क्लोजिंग कैपिटल कितनी है, ये सब चीजें हम जो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है वहां पर डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा, जो थर्ड क्वेश्चंस इसमें आते हैं वो आते हैं हमारे एग्जाम्पल्स से रिलेटेड। एग्जाम्पल्स किसके बेटा, इंक्रीज और डिक्रीज। ठीक है ना, जैसे हम किन ट्रांजैक्शन से जो है वो असेट्स इंक्रीज होंगी, किन ट्रांजैक्शन से असेट के साथ साथ लायबिलिटी इंक्रीज होगी, या हो सकता है एक ट्रांजैक्शन से असेट ही इंक्रीज हो रही है, असेट ही डिक्रीज हो रही है। तो इस तरह के एग्जाम्पल्स से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं बेटा। और एक हमारे इसमें बनेंगे बेटा टी शेप अकाउंट। ठीक है, टी शेप अकाउंट्स में हम हमारे जो ट्रांजैक्शंस हो रही हैं उनके डेबिट और क्रेडिट के बारे में समझेंगे कि अगर आपका एक अकाउंट मेंटेन होता है तो वहां पे आप किस किस चीज के रिलेशन में जो है वो डेबिट करेंगे और कब आपकी ट्रांजैक्शन की वजह से कोई अकाउंट क्रेडिट होगा। ठीक है, तो बेटा ये 4 तरह के क्वेश्चंस हैं। इन्हीं 4 में से सबसे पहला जो हमारा बेसिक इक्वेशन वाला कंसेप्ट है उसको आज हम क्लियर करते हैं। ठीक है, तो बेटा जो इक्वेशन है वो हमारी क्लियर हो गई। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि जो ट्रांजैक्शंस है हमारी, कोई भी अगर ट्रांजैक्शन है बेटा, ठीक है, पहले ट्रांजैक्शन के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है, और मैं यहाँ पे आज आपके साथ जो 9-10 कॉमन ट्रांजैक्शन एक बिजनेस में होती हैं उनके बारे में डिस्कस करूंगी बेटा, और आपको बहुत इजीली ये समझाऊंगी कि उन ट्रांजैक्शंस की वजह से किस किस अकाउंट पे इफेक्ट आएगा। ठीक है बेटा, अगर आपको ट्रांजैक्शंस क्लियर हो गई और उनका जो इफेक्ट आ रहा है या उन ट्रांजैक्शंस की वजह से कौन कौन से अकाउंट हमारे कम ज्यादा हो रहे हैं, वो चीजें अगर क्लियर हो गई तो आपकी जो अकाउंटिंग इक्वेशन है उसे बनाना बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है बेटा, ट्रांजैक्शन वर्ड हमने हमारे बेसिक अकाउंटिंग वाले कंसेप्ट में सबसे पहले पढ़ा था कि जो भी हमारी लेन देन है बिजनेस के या जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं जहां पे या तो पैसा बिजनेस में आ रहा है या बिजनेस से बाहर जा रहा है, तो उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, ट्रांजैक्शन। ठीक है, जब हमने डबल एंट्री सिस्टम पढ़ा तो हमने कहा कि हर एक ट्रांजैक्शन का जो इफेक्ट होता है वो कितने अकाउंट पे होता है, 2 अकाउंट्स पे। ठीक है, तो बेटा अब हम जो रूटीन में बिजनेस में ट्रांजैक्शंस होती हैं हम उनके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले ट्रांजैक्शन क्या होगी बेटा, आपका बिजनेस स्टार्ट हुआ है और आपके बिजनेस में सबसे पहले कैपिटल इंट्रोड्यूस की होगी बेटा ऑनर ने, या हम ये कहें कि आपके बिजनेस में कैपिटल जो है वो ऑनर ने लगाई होगी। ठीक है, तो सबसे पहले ट्रांजैक्शन होती है बेटा कैपिटल ब्रॉट
इन बिजनेस। ठीक है बेटा, इस ट्रांजैक्शन को ना अलग अलग तरीके से दे देते हैं कि सोहन स्टार्टेड बिजनेस विद दिस अमाउंट, ठीक है, गोपाल स्टार्टेड बिजनेस, गोपाल कमेंस्ड बिजनेस, ठीक है, या फिर बेटा सिंपली दिया हुआ होता है कि ओपनिंग कैपिटल ऑफ द बिजनेस एंड मनी इन्वेस्टेड बाय द, जो भी ऑनर का नेम है वो। ठीक है, तो बेटा जब आपकी कैपिटल आएगी बिजनेस में, ठीक है, तो वो किस फॉर्म में आएगी बेटा? जो सबसे पहला उसका इफेक्ट होगा वो किसके ऊपर होगा? आपने पैसा लगाया है तो इसकी वजह से हमारा जो कैश है वो क्या होगा बेटा? इंक्रीज होगा। ठीक है, कैश क्या है बेटा? असेट है। ठीक है, और दूसरी चीज बेटा, जो भी आपका कैपिटल होगी वो भी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो जो बेसिक ट्रांजैक्शन हमारी हुई कि बिजनेस में पैसा लगाया गया है, वहां पे दो अकाउंट इफेक्ट हुए बेटा। एक हमारा कैश बढ़ गया और दूसरी हमारी कैपिटल बढ़ गई। कैश बेटा असेट है और कैपिटल हमारा जो है वो ऑपोजिट साइड, मतलब लायबिलिटीज और कैपिटल में आएगा, तो हमारी एक अकाउंटिंग इक्वेशन सेटिस्फाई रहेगी। ठीक है, बिजनेस में पैसा लग गया बेटा, अब हम क्या करेंगे? अब हमारे रूटीन में परचेज होंगे, सेल्स होंगे। ठीक है, तो जो सेकंड कॉमन ट्रांजैक्शन हो सकती है बेटा, वो हो सकती है हमारी परचेज ऑफ गुड्स। ठीक है, यहां पे भी मैं एक चीज क्लियर कर दूं बेटा, गुड्स होती हैं वो सामान जिसका हम बिजनेस करते हैं, जिसको हम रीसेल के पर्पस के लिए खरीदते हैं। ठीक है बेटा, जो ये परचेज ऑफ गुड्स है ना, ये आपका कैश बेसिस पे भी हो सकता है और आपका क्रेडिट पे भी हो सकता है। ठीक है, मतलब आपने गुड्स खरीदी, उसी टाइम कैश पे कर दिया, या फिर आपने ये गुड्स खरीदी हैं उधार पे। ठीक है, तो अगर हम गुड्स खरीद रहे हैं तो बेटा जो गुड्स का जो इफेक्ट होता है वो हमेशा किस पे आता है? स्टॉक पे। ठीक है, तो आप चाहे गुड्स को कैश में परचेज कर रहे हैं चाहे क्रेडिट में परचेज कर रहे हैं, बेटा दोनों में जो एक कॉमन इफेक्ट आएगा वो आएगा आपका जो स्टॉक है या जो इन्वेंट्री दिया हुआ है क्वेश्चन में, वो आपका इंक्रीज होगा बेटा। ठीक है, जब भी आपकी गुड्स परचेज होंगी, आप कोई रॉ मटेरियल परचेज कर रहे हो, आप बनी बनाई गुड्स परचेज कर रहे हो बेटा, जिनका आप बिजनेस करेंगे, तो दोनों ही कंडीशन में, चाहे कैश परचेज है चाहे क्रेडिट परचेज है, स्टॉक हमेशा क्या होगा? हमारा इंक्रीज होगा। ठीक है, आप स्टॉक वर्ड यूज कर सकते हो बेटा, आप इन्वेंट्री वर्ड यूज कर सकते हो। ठीक है, अब सोचने वाली बात है कि अगर हमने गुड्स खरीदी है तो बदले में क्या दिया होगा बेटा? पैसा। ठीक है, तो अगर गुड्स कैश में खरीदी है तो कैश क्या हो गया बेटा? डिक्रीज हो गया। ठीक है, तो यहां पे इफेक्ट आया सिर्फ दो असेट्स पे ही। एक असेट कम हो गई बेटा और साइमल्टेनियसली दूसरी असेट क्या हो गई? हमारी बढ़ गई। ठीक है, तो बेटा कैश तो तभी डिक्रीज होगा जब हमने वो परचेज की है कैश में। अगर हमने क्रेडिट में परचेज कर लिया तो हमने कोई पैसा नहीं दिया, लेकिन उसकी वजह से हमारे क्रेडिटर्स क्या हो जाएंगे बेटा? आपके इंक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, तो यहां पे इफेक्ट आया एक असेट पे और दूसरे लायबिलिटीज पे। ठीक है, तो बेटा कॉमन ट्रांजैक्शन हो सकती है हमारी परचेज ऑफ गुड्स। ठीक है, अगर आप कैश में खरीदेंगे तो आपका कैश कम हो जाएगा, स्टॉक बढ़ेगा। अगर आपने उधार में भी खरीदा है तो भी बेटा स्टॉक तो बढ़ेगा ही,
उसके साथ साथ आपके क्रेडिटर जनरेट हो जाएंगे कि इनको हमें बाद में पैसा देना है। ठीक है, तो बेटा दो ये कॉमन ट्रांजैक्शन हो गई। बेटा आपका कैपिटल इंट्रोडक्शन और परचेज ऑफ गुड्स के बाद जो नेक्स्ट हमारी ट्रांजैक्शन आएगी वो आएगी सेल ऑफ गुड्स। बेटा बिजनेस में जो भी आप गुड्स सर्विसेज सेल कर रहे हैं वो हमारी सेल कैश बेसिस पे हो सकती है बेटा, या फिर हम उसे सेल कर सकते हैं क्रेडिट पे। ठीक है, तो ट्रांजैक्शन क्या हो सकती है, कैश सेल और क्रेडिट सेल। ठीक है, तो बेटा दोनों ही कंडीशन में जब हमारी सेल होगी तो इसका जो इम्पैक्ट आएगा वो आएगा कि जो स्टॉक है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीजेस। ठीक है, स्टॉक हो जाएगा आपका कम, क्योंकि जब भी गुड सेल होंगी बेटा तो स्टॉक हमारा बिजनेस से बाहर जाएगा। अगर हम कैश में सेल करेंगे बेटा तो हमारा कैश बढ़ जाएगा, और अगर हमने क्रेडिट पे सेल किया तो हमारे डेटर्स बढ़ जाएंगे। तो अगर हम इसका ओवरऑल इफेक्ट देखें बेटा तो दोनों ही इफेक्ट हमारे जो हैं वो असेट्स पे आ रहे हैं। एक असेट बढ़ रही है और दूसरी असेट कम हो रही है। ठीक है, इसके साथ साथ बेटा हमारा जो स्टॉक डिक्रीज होगा वो किस प्राइस से डिक्रीज होगा बेटा, वो होगा हमारे बुक वैल्यू से। ठीक है, बुक वैल्यू बोल सकते हैं हम, या हम इसे बोल सकते हैं कॉस्ट प्राइस। बेटा जब हम सेल ऑफ गुड्स करते हैं तो नॉर्मली हम इसको कुछ ना कुछ प्रॉफिट पे सेल करते हैं। मतलब जो आपकी बुक वैल्यू होती है उसके कंपैरिजन में जो सेलिंग प्राइस होता है वो क्या होता है, ज्यादा होता है। तो जो प्रॉफिट होगा बेटा, ठीक है, वो प्रॉफिट आपका ऐड हो जाएगा कैपिटल में, या हम ये कहेंगे कि ये जो प्रॉफिट है ना ये कैपिटल को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है, और जो डेटर्स या कैश आएंगे बेटा वो हमारे सेल्स वैल्यू से ही आएंगे, मतलब आपका जो भी सेलिंग प्राइस है। ठीक है, एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको बताती हूं। देखिए, जैसे हम ये कहते हैं कि गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 48,000 were sold for rupees 60,000। ठीक है बेटा, आपकी जो गुड्स थी उनकी कॉस्ट कितनी है, 48,000, या मैं ये कहूं कि बुक वैल्यू कितनी है, 48,000, और उन्हें बेचा गया 60,000 रुपए में। ठीक है, तो बेटा जो कैश ट्रांजैक्शन है या डेटर्स है वो हमारे 60,000 रुपए से होंगे, क्योंकि जो सेलिंग प्राइस है वो कितना है बेटा, 60,000। जो स्टॉक में से वैल्यू माइनस होगी वो आपकी 48,000 ही माइनस होगी, क्योंकि इसका जो बुक वैल्यू है वो 48,000 है। बेटा आपने 48,000 की गुड्स को 60,000 में सेल किया है, तो आपका जो 12,000 रुपए का प्रॉफिट आया है उससे आपकी कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो जो सेल्स है उसका इफेक्ट कितनी जगह पे आएगा एक ट्रांजैक्शन में, पहला स्टॉक के ऊपर, दूसरा या तो कैश बढ़ जाएगा या फिर डेटर्स बढ़ जाएंगे बेटा, और तीसरा क्योंकि हमेशा सेल्स कॉस्ट प्राइस के अबव की जाती है बेटा, तो जो भी हमारा प्रॉफिट का अमाउंट होगा, या मैं ये कहूं कि उस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन पे गेन का अमाउंट होगा,
वो हमारा आ जाएगा कैपिटल के अंदर। ठीक है बेटा, ये तो बात हुई सेल ऑफ गुड्स की। इसी के साथ साथ हम सेल ऑफ असेट्स को भी डिस्कस करते हैं, क्योंकि वहां पे भी इसी तरह की कंडीशन हो सकती है। ठीक है बेटा, अगर हम करते हैं सेल ऑफ असेट, ठीक है, कोई भी असेट हमने अगर सेल की है, ठीक है, आपके पास पुरानी गाड़ी थी, वो आपने बेच दी बिजनेस की, आपने फर्नीचर सेल कर दिया, आपने जो है वो कोई प्लांट एंड मशीनरी में से कोई प्लांट का कोई पार्ट था जो सेल कर दिया। ठीक है बेटा, वैसे तो हम असेट्स को क्या करते हैं, हम असेट्स को खरीदते हैं बिजनेस में यूटिलाइज करने के लिए, लेकिन फिर भी कभी कभी जब वो पुरानी हो जाती है तो हम उसको सेल करते हैं। ठीक है, तो बेटा असेट्स को हम हमेशा उनके नेम से ही शो करते हैं, जब परचेज करेंगे तभी भी और जब सेल करेंगे तब भी। ठीक है, सेल की एंट्री में पहले इसलिए डिस्कस कर रही हूँ क्योंकि हमने यहीं पे सेल ऑफ गुड्स को अभी डिस्कस किया है। ठीक है, तो बेटा जब असेट सेल होगी तब भी हमारे पास क्या आएगा, हम उसको या तो कैश में सेल करेंगे या फिर बेटा हमारे बैंक अकाउंट में कुछ ना कुछ पैसा आएगा, तो वो क्या हो जाएगा बेटा, इंक्रीज होगा। ठीक है, और जो भी रिलेटेड असेट है वो हो जाएगी हमारी डिक्रीज। ठीक है बेटा, जो भी असेट है, अगर हमने प्लांट एंड मशीनरी सपोज कीजिए 10 लाख रुपीस की थी, उसमें से 2 लाख की जो प्लांट एंड मशीनरी का पार्ट है वो हमने सेल कर दिया, तो बेटा वो 2 लाख रुपए से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, और जितने अमाउंट में हम उसको सेल करेंगे वो हमारा कैश या बैंक अकाउंट में इंक्रीज होगा। ठीक है, अब बेटा ये जो असेट का भी जो सेलिंग प्राइस है, जो सेलिंग प्राइस है वो ज्यादा हो सकता है बुक वैल्यू से, या फिर जो सेलिंग प्राइस है वो कम हो सकता है बुक वैल्यू से। ठीक है ना, ये बिल्कुल पॉसिबल है कि अगर हमने हमारी बुक्स में जो है वो असेट दिखाई हुई है, तो हम जब उसको मार्केट में सेल करेंगे तो उसका प्राइस डिफरेंट हो सकता है। बेटा जब हमारा सेलिंग प्राइस बुक वैल्यू से ज्यादा होता है तो ये हमें गेन प्रोवाइड करता है, और इस गेन से हमारी जो कैपिटल है वो क्या हो जाती है बेटा, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, और बाय चांस बेटा बुक वैल्यू दिखा रखी है ज्यादा, जब आपने सेल किया तो असेट की वैल्यू आपको कम मिली, तो वो गेन की जगह हो जाएगा बेटा लॉस, और उस लॉस से जो कैपिटल है हमारी वो हो जाएगी आपकी डिक्रीज। ठीक है, तो बेटा सेल ऑफ गुड्स का भी इफेक्ट हमने देख लिया और सेल ऑफ असेट का भी। ठीक है बेटा, गुड्स हमारी टोटली डिफरेंट रहेंगी हमारी असेट से, क्योंकि गुड्स हैं वो सब चीजें जो हम रीसेल पर्पस के लिए खरीद रहे हैं और फिर हम उनको बेच रहे हैं। ठीक है बेटा, हमने सेल ऑफ असेट को पहले समझ लिया। इसके बाद मैं अब आपको बताती हूं कि अगर हम परचेज ऑफ असेट करते हैं, ठीक है, अगर हम परचेज ऑफ असेट करेंगे तो फिर हमारा कहां कहां पे इफेक्ट आएगा, या ये जो ट्रांजैक्शन है ये ट्रांजैक्शन हमारी किन किन अकाउंट्स को इफेक्ट करेगी। ठीक है, असेट्स बेटा वो बिलोंगिंग्स बिजनेस की जो बिजनेस में लॉन्ग टर्म तक स्टे करती हैं और बिजनेस को बेनिफिट प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, तो बेटा अगर हम असेट्स को करेंगे परचेज तो ये भी हम कैश में परचेज कर सकते हैं, असेट्स को भी हम क्रेडिट पे परचेज कर सकते हैं। बेटा दोनों कंडीशन में जब हम असेट को परचेज करेंगे तो हमारे पास असेट इंक्रीज होगी। ठीक है,
कोई भी असेट हो सकती है। फर्नीचर सपोज कीजिए हमने परचेज किया 50,000 रुपए का, तो बेटा फर्नीचर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब जब हम फर्नीचर को खरीदेंगे, अगर हमने उससे खरीदा बेटा कैश में, तो हमें कैश क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। तो कैश क्या हो जाएगा बेटा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है। और अगर हमने क्रेडिट पे असेट परचेज की है बेटा, तो ये जो क्रेडिट पे जिससे असेट परचेज की है बेटा, वो वेंडर हमारे लिए क्या बन जाएगा, फ्यूचर में एक क्रेडिटर बन जाएगा बेटा, क्योंकि इसे हमें पेमेंट करनी है। ठीक है। बट हम इसको क्रेडिटर का नाम ना देके बेटा वेंडर का नेम देते हैं, क्योंकि असेट्स जिनसे खरीदते हैं उन्हें वेंडर्स प्रोनाउंस करते हैं बेटा, और जिनसे स्टॉक हम खरीदते हैं, या मैं ये कहूँ गुड्स हम खरीदते हैं, उन्हें हम बोलते हैं सप्लायर्स। ठीक है। तो अगर क्रेडिट पे हम खरीदेंगे असेट को, तो बेटा एक तो हमारे क्रेडिटर बढ़ गए, हमारी एक तरह से जो लाइबिलिटी है वो क्या हो गई बेटा, इंक्रीज हो गई। ठीक है। और आपकी साथ के साथ जो असेट आपने परचेज की है वो असेट भी इंक्रीज हो गई। ठीक है। अब बेटा हमारा परचेज ऑफ गुड्स, परचेज ऑफ असेट, सेल ऑफ गुड्स, सेल ऑफ असेट, ये सारी ट्रांजैक्शंस हमारी हो गई। इसके बाद जो कॉमन ट्रांजैक्शन होती है वो होती है आपकी एक्सपेंसेस के लिए। ठीक है। एक्सपेंसेस जब हम करते हैं, ठीक है, एक्सपेंसेस क्या हो सकते हैं, एक्सपेंसेस हो सकते हैं बेटा कमीशन पेड, रेंट पेड, इंटरेस्ट पेड, एनीथिंग। ठीक है। जो भी बिजनेस में रूटीन में हम एक्सपेंसेस करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे किया है हमने, वेजेस पे किए हैं, एम्प्लॉयज को सैलरी पे की है, तो जितने भी एक्सपेंसेस है बेटा जिनके आगे पेड वर्ड लिखा है, उनका जो इफेक्ट होगा वो बिल्कुल सेम होगा सबका। और इनका इफेक्ट आएगा बेटा, एक तो आएगा आपके कैश के ऊपर, और कैश क्या हो जाएगा बेटा हमारा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है। क्योंकि जो पेमेंट करेंगे वो हम कहां से पे करेंगे, या तो कैश में से पे करेंगे या फिर बैंक अकाउंट से पे करेंगे। ठीक है। तो दोनों ही कंडीशन में हमारा जो कैश है या बैंक अकाउंट है वो हो जाएगा कम। और इसके साथ साथ बेटा ये जितने भी एक्सपेंसेस है ना, ये इफेक्ट करते हैं हमारी कैपिटल को। ठीक है। तो एक्सपेंसेस की वजह से जो कैपिटल है वो भी क्या होगी, आपकी डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है। इसका इफेक्ट भी हम डालेंगे कैपिटल के ऊपर। ठीक है। नेक्स्ट है एक्सपेंसेस का जो ऑपोजिट होगा वो क्या होंगे बेटा, वो होंगी आपकी इनकम। ठीक है। यही चीजें अगर हमें पे करने की जगह किसी से रिसीव हो रही है, या मैं ये बोलूं बेटा कि बिजनेस में जब हम कुछ एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं तो हमें साथ के साथ इनकम जो है वो मिलती है, तो इनकम का क्या ट्रीटमेंट होगा बेटा, बिल्कुल ऑपोजिट। जो हमने एक्सपेंसेस का इफेक्ट देखा है उससे बिल्कुल ऑपोजिट इफेक्ट होगा। ठीक है। पहले तो ये देखते हैं कि इनकम क्या हो सकती है बेटा, इनकम हो सकती है हमारी कमीशन अगर हमने रिसीव किया है। ठीक है। अगर हम जो है वो इंटरेस्ट रिसीव कर रहे हैं, या बेटा कोई डिविडेंड अमाउंट जो हमने इन्वेस्टमेंट कर सकती थी उनके ऊपर डिविडेंड रिसीव हुआ है। ठीक है। देखा जाए तो जिस भी अमाउंट के आगे या जिस भी पर्टिकुलर वर्ड के आगे रिसीव्ड वर्ड लिखा होगा वो हमारी इनकम हो जाएगी। और जो इनकम होगी वो बेटा आपके कैश को या बैंक अकाउंट को बढ़ाएगी, और ये जो आपका
कैपिटल होगा बेटा, उस कैपिटल को भी इंक्रीज कर देगी। ठीक है, क्योंकि जो इनकम है उसकी वजह से आपका कैपिटल का जो अकाउंट है वो भी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो बेटा ऑलमोस्ट सारी जो कॉमन ट्रांजैक्शंस हैं वो हम डिस्कस कर चुके हैं। इसमें एक ट्रांजैक्शन और मैं बताती हूं जो कि रिलेटेड होगी आपकी ड्राइंग से। ठीक है, ड्राइंग्स क्या होती हैं बेटा? पिछली क्लासेस में हमने डिस्कस किया था कि अगर पर्सनल पर्पस के लिए जो भी हमारा ऑनर है बिजनेस का, प्रोप्राइटर है बिजनेस का, वो कुछ अमाउंट विड्रॉल कर लेता है ड्यूरिंग द ईयर, तो उसे हम ड्राइंग्स बोलते हैं। ठीक है, तो बेटा अगर आपकी जो ड्राइंग्स हैं वो कैश की फॉर्म में हुई है, ठीक है, ड्राइंग्स हमारी कैसे हो सकती हैं बेटा? ड्राइंग्स हो सकती हैं हमारी कैश विड्रॉल हो सकता है पर्सनल पर्पस के लिए। कई बार बेटा वो स्टॉक या गुड्स को भी यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर आपकी कैश विड्रॉल हुआ है या आपकी गुड्स आपने पर्सनल पर्पस के लिए जो ऑनर है उसने यूज की है, तो दोनों का जो कॉमन इफेक्ट आएगा बेटा वो आएगा कैपिटल पे, और कैपिटल जो है वो आपकी होगी डिक्रीज। ठीक है, क्योंकि जब हमारी ड्राइंग्स होती हैं तो वो कैपिटल में से माइनस होती हैं, कैपिटल को नेगेटिवली अफेक्ट करती हैं। ठीक है, अब इसके बाद अगर हमने कैश विड्रॉल किया है बेटा तो कैश क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। और बाय चांस अगर हमने गुड्स की फॉर्म में जो है वो ड्राइंग्स की है तो उस कंडीशन में हमारा जो स्टॉक है वो डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार आप ध्यान से जितनी भी हमने ये 9-10 ट्रांजैक्शंस डिस्कस की हैं, आप इनके इफेक्ट को एक बार समझिएगा बेटा। जब नेक्स्ट क्लास में हम अकाउंटिंग इक्वेशन के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो यही सब चीजें हमारी जो है वो वर्क करेंगी। ठीक है, अगर हम ब्रॉडली देखें बेटा तो हर एक ट्रांजैक्शन का इफेक्ट या तो असेट पे आ रहा है, दोनों ही असेट को अफेक्ट कर रहा है, मतलब कोई एक असेट बढ़ गई और एक असेट हमारी जो है वो कम हो गई। ठीक है, और वही सिमिलरली अगर असेट के साथ लायबिलिटी पे इफेक्ट आता है तो दोनों चीजें या तो बढ़ेंगी या दोनों चीजें कम होंगी। ठीक है, सेम ऐसे ही कैपिटल पे भी बेटा, अगर कैपिटल के साथ असेट जो है वो अफेक्ट हो रही है तो अगर असेट हमारी बढ़ रही है तो कैपिटल क्या हो रही होगी? कहीं ना कहीं वो भी बढ़ रही होगी। ठीक है, तो जब एक ही असेट पे या हम ये कहें एक ही साइड इफेक्ट आता है तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चीजें हो जाती हैं, और अगर असेट के साथ साथ कैपिटल या फिर हमारी लायबिलिटी पे इफेक्ट आता है तो दोनों, एक बढ़ेगी तो दूसरी भी बढ़ेगी, एक कम होगा तो दूसरी साइड भी कम हो जाएगी। और जो हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन है बेटा, assets are always equal to capital plus liability, वो हमारी हर एक ट्रांजैक्शन के बाद बिल्कुल करेक्ट रहेगी। ठीक है, तो बेटा न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, समझेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। प्रैक्टिस करते रहिए, अपने कंसेप्ट्स पे काम करते रहिए। थैंक यू बेटा।